और उस लाश पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। यानी उस लाश को बिल्कुल नग्न करके बगैर कपड़ों के उस सीवर टैंक में डाला गया था और उस पर कई चोट के निशान थे, यहाँ तक कि गला घोंटे जाने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर भी ब्रूटैलिटी के निशान थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस महिला के साथ कत्ल से पहले ज़्यादती हुई है, ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन ये महिला कौन है? कहाँ की रहने वाली है? इस सीवर टैंक में कहाँ से आई? तो आइए शुरुआत करते हैं। फ़तेहपुर में एक लोकेलिटी है, नाम है ललौली, और ये ललौली लोकेलिटी का जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन की हद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ऐसे तो बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेकिन मैं जिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं वो इस घटना से रिलेटेड है। तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या हुआ, 20 जनवरी शनिवार, इसी साल की बात है, 20 जनवरी शनिवार मजदूर जब इस बिल्डिंग में पहुंचे तो उनको कुछ फाउल स्मेल महसूस हुआ, यानी कोई बदबू सी आई। तो चूंकि वो रोज़ वहाँ आ रहे थे, काम कर रहे थे, उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि यार ये स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छानना शुरू किया, और इस क्रम में, इस सिलसिले में जैसे ही उन्होंने जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड सीवर टैंक है उस टैंक में झांका, उसके अंदर ऐसे तो अंधेरा सा था, लेकिन जब झांका तो मजदूरों ने देखा कि वहाँ किसी की लाश पड़ी है। ये देखते ही सारे मजदूर घबरा गए। किसी इंसान की लाश, वो भी सीवर टैंक जैसी जगह में, वहाँ से आती तेज़ बदबू। ये नॉर्मल डेथ का मामला नहीं था, मजदूरों को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने फौरन आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और खबर पुलिस को भी दी गई। अब ललौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से उस लाश को सीवर टैंक से बाहर निकाला। ये तकरीबन 25-26 साल की एक महिला की लाश थी, और उस लाश पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। यानी उस लाश को बिल्कुल नग्न करके बगैर कपड़ों के उस सीवर टैंक में डाला गया था और उस पर कई चोट के निशान थे, यहाँ तक कि गला घोंटे जाने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर भी ब्रूटैलिटी के निशान थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस महिला के साथ कत्ल से पहले ज़्यादती हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन ये महिला कौन है? कहाँ की रहने वाली है? इस सीवर टैंक में कहाँ से आई? किसी ने कातिलों को उसे इस सीवर टैंक में डालते हुए या उसकी हत्या करते हुए क्यों नहीं देखा? ये सारे सवाल पुलिस के सामने थे और पुलिस अब इस केस को सुलझाना चाहती थी। पुलिस ने आसपास के जितने उसके इन्फॉर्मर्स हैं, मुखबिर हैं, उनको पुलिस ने एक्टिवेट किया, पूछा कि भाई पता करो ये तस्वीर लाश की, उसमें सर्कुलेट करवाई व्हाट्सएप के जरिए लोगों के बीच में, और ये ढूंढने लगी कि आखिर ये लड़की, ये महिला किस घर की है। तो इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली, और पुलिस को पता चला कि ललौली थाना इलाके में जिस जगह पर ये लाश मिली थी वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है, जिस गांव में ये लड़की रहती है, ये महिला रहती है। असल में वो गांव जो है उसके पीहर का गांव था, मायके का गांव था, और ये जो महिला थी ये शादीशुदा थी। अब पुलिस को जब उसके मायके का पता चल गया, उसके गांव घर का पता चल गया, तो पुलिस की एक टीम फौरन उस गांव में पहुंची और उसके घर वालों से मुलाकात की। घर वालों से पूछा आपकी बेटी कहाँ है? तो बुजुर्ग माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी तो तकरीबन हफ्ते भर से गायब है, हम बहुत परेशान हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमें वो मिल नहीं रही। तो पुलिस ने पूछा कि अगर इतने दिनों से गायब है तो आपने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थाने में, कहीं कोई शिकायत? बोला नहीं, हम तो अपने ही तौर पे ढूंढ रहे हैं, हमने नाते रिश्तेदारों के यहाँ पूछा, ससुराल में उसके पूछा, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चली गई, कब आएगी। तो ये बात सुनकर पुलिस बहुत हैरान हुई। पुलिस को ये भी बड़ा शॉकिंग लगा कि यार कोई परिवार अगर अपनी बेटी गायब हो जाए तो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म तक ना करे। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और तरह तरह से वो रिएक्ट करते हैं। पता नहीं इन बुजुर्ग माँ बाप के दिलो दिमाग पर कौन सी बात थी कि उन्होंने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। तो जब पुलिस ने उनको वो डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाई, फिर बाद में डेड बॉडी दिखाई, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये उनकी ही बेटी की लाश है, और वो बहुत दुखी हो गए। पुलिस ने पूछा कि भई आपकी बेटी आखिरी बार घर से कब निकली थी, और क्या आपकी बेटी शादीशुदा है? अगर शादीशुदा है तो उसका पति कहाँ है? तो घरवालों का ये कहना था कि उनकी बेटी की शादी हुए कुछ एक साल गुज़र चुके हैं और पति जो है वो विदेश में रहता है, सऊदी अरब में वहीं काम करता है। बीच-बीच में आता-जाता है, और हमारी बेटी तकरीबन 15 से 20 रोज़ पहले अपने ससुराल से वापस मायके आई थी और तब से हमारे साथ ही रह रही थी। आखिरी बार बेटी को ज़िंदा देखने या बेटी के घर से बाहर निकलने के सवाल पर बुज़ुर्ग माता-पिता ने ये कहा कि वो अपने घर से अकेली नहीं गई थी, लेकिन तकरीबन हफ्ते भर पहले उसे उसका देवर लेकर गया था। असल में जो हमारी बेटी है उसका जो देवर है उसका नाम है ननकू लोधी। तो वो ननकू जो है वो अपनी भाभी को लेने के लिए हमारे घर आया था, और ये कहकर ले गया कि वो अपनी भाभी के साथ एक मेला पास में लगता है, वो मेला देखने जाना चाहता है। हमारी बेटी उस चीज़ के लिए राज़ी हो गई और वो ननकू के साथ चली गई। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने सोचा कि ननकू की पत के बारे में जानकारी जुटाई जाए कि वो कहाँ है। इस बीच पुलिस ने घरवालों से पूछा कि जब आपकी बेटी घर नहीं लौटी, मेला देखकर, रात भर वक़्त गुज़र गया, तो आपने ननकू से बात नहीं की? तो बुज़ुर्ग माता-पिता का ये कहना था कि उन्होंने ननकू को फ़ोन किया था, लेकिन तब ननकू ने ये कहा कि उन्होंने हमारी बेटी को हमारे घर के बाहर ही ड्रॉप कर दिया था, और इसके बाद वो चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारी बेटी हमारे अपने घर के बाहर से कहाँ चली गई। तो ये एक एलिबी कह लें या कहानी कह लें या एक्सक्यूज़ कह लें, वो उस ननकू की तरफ से इस गायब महिला के बुजुर्ग माता-पिता को
दी गई थी या बताई गई थी। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को समझ में आ गया कि ज़रूर इस बुजुर्ग माता-पिता के साथ कोई खेल खेला जा रहा है और इनकी बेटी की हत्या करने में बहुत मुमकिन है कि ननकू का ही हाथ हो, क्योंकि ननकू ने जो आंसर इनको दिया है वो बहुत कंक्लूसिव नहीं है। मतलब उस आंसर पर, उस जवाब पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई अगर किसी को ड्रॉप करके चला जाए घर के बाहर और वो महिला नहीं मिले दोबारा, तो उस आदमी को भी उतना ही बेचैन और परेशान होना चाहिए जितना कि उसके घर के लोग हैं। वो भी तब जब वो खुद रिलेटिव है और देवर है। तो ननकू जो है एक तरह से शक के घेरे में आ चुका था। पुलिस अब ननकू तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन पुलिस जब ननकू के घर पहुंची, यानी इस महिला के ससुराल पहुंची, तो पुलिस को पता चला कि ननकू घर में नहीं है। वो तो पिछले 4-5 दिनों से कहीं गायब है, चला गया है। घर वाले कोई एड्रेस, कोई क्लू ननकू के बारे में नहीं दे पाए, ससुराल के लोग खासकर। अब पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन का नंबर लिया। मोबाइल फ़ोन का नंबर लेकर उसे ट्रेस करने के लिए सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रह गई क्योंकि फ़ोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। लेकिन चूंकि पुलिस के शक की सुई टिक गई थी ननकू के ऊपर, और खासकर जिस तरह से ये आदमी गायब हो चुका था उस घटना के बाद, महिला की हत्या के बाद, पुलिस को यकीन हो चला था कि इस मर्डर में ज़रूर ननकू का हाथ होगा, देवर का हाथ होगा। तो पुलिस ने उसका सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और फिर पुलिस ने उसको डीपली स्टडी करने की शुरुआत की। जिस रोज़ ये लड़की गायब हुई थी, यानी 20 जनवरी को लाश मिली, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन हफ्ते भर पहले उस लड़की को देवर लेकर गया था, तो समझ लीजिए कि 13-14 तारीख की बात होगी। पुलिस ने 13-14 तारीख और उससे पीछे 1 तारीख से लेकर 13-14 तारीख में जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है ननकू का, वो पुलिस ने बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया और पुलिस ने ये देखने की शुरुआत की कि ननकू की किन किन लोगों से बात हो रही थी और किन से फ्रीक्वेंटली बात हो रही थी। जब पुलिस ने इस एक्सरसाइज को कैरी किया, ये कोशिश आगे बढ़ाई, तो पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। पुलिस को कुछ लोगों के बारे में पता चला जिनसे ननकू इस महिला को ले जाने से पहले लगातार बात कर रहा था, अपनी भाभी को ले जाने से पहले लगातार बात कर रहा था। ये लोग थे रोहित, शिवम, सोनू और इस तरह के कुछ एक और यंग लड़के जो उसी लोकेलिटी के रहने वाले थे। ननकू तो फरार था, लेकिन ये जो बाकी लोग थे, ये अपने-अपने घरों में पुलिस को मिल गए। पुलिस ने अब इन तीनों चारों लड़कों को उठा लिया और उनसे पूछताछ करने की शुरुआत की। पहले तीनों चारों लड़के अपने-अपने तरीके से पुलिस को कहानी सुनाते रहे, लेकिन जब अलग-अलग इन लड़कों से पूछा गया, तो उनकी कहानी में झोल पुलिस को समझ में आया, यानी स्टोरी में डिस्क्रिपेंसीज़ जिसे कहते हैं, कमी नज़र आई। तो जब पुलिस को लगा कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, फिर पुलिस ने थोड़ी उनके साथ सख्ती की और सख्ती करते ही उन लोगों ने ये कबूल कर लिया कि वो जिस महिला की लाश सीवर टैंक में मिली थी, उस महिला की हत्या उन्होंने ही की है। बल्कि उन्होंने न सिर्फ ये बात कबूल किया, बल्कि ये भी बताया कि इस कत्ल में खुद ननकू भी शामिल है, जो उस महिला का देवर है, और यहाँ तक कि उस महिला का जो जेठ है, वो भी इस मर्डर में शामिल है। पुलिस ने पूछा कि क्या मामला है, तुम लोग क्या जानते हो, हमें डिटेल में ये सारी बात बताओ। तो रोहित, शिवम, सोनू नाम के ये जो सस्पेक्टेड किलर्स थे, इन्होंने पुलिस को ये बताया कि ननकू ने उन्हें अपनी भाभी की हत्या करने की सुपारी दी थी और भाभी की हत्या करने के बदले में 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, और इसी प्लानिंग के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। एडवांस के तौर पर, पेशगी के तौर पर ननकू ने, उस आदमी ने, अपनी भाभी के कत्ल के लिए इन लड़कों को, कातिलों को 1 लाख रुपए की रकम दी भी थी, सौंपी भी थी। इसके बाद ननकू ने ही अपनी भाभी को उसके घर से मेला दिखाने के नाम पर अगवा किया था और फिर उसको लेकर आए थे उस खंडहर नुमा बिल्डिंग में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है। फिर उस अर्धनिर्मित मकान में, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो बिल्डिंग है, वहां पर ननकू भी मौजूद था। ननकू का बड़ा भाई, जो इस महिला का जेठ है, वो भी मौजूद था, और ये 3-4 लड़के भी मौजूद थे जिन्हें कत्ल की सुपारी दी गई थी। तो एक अकेली महिला जिसे धोखे से उसके देवर ने अगवा किया, और तकरीबन 6 से 7 लोग, इन सारे लोगों ने मिलकर, देवर ने भी और जेठ ने भी, उस महिला के साथ पहले ज्यादती की, उसका रेप किया, उसके साथ जुल्म ढाए, और उसके बाद इन कातिलों के हवाले उस महिला को कर दिया। और इन कातिल लड़कों ने भी फिर उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। और फिर इस तरह करने के बाद पहले गला घोंटकर इन लड़कों ने उस महिला की हत्या की। अब जब महिला के साथ इतना दुराचार हुआ, इतना शारीरिक उत्पीड़न उसका किया गया, तो जिस्म पर कपड़ों के होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो उस महिला का पहले इन्होंने गला घोंटकर हत्या की और फिर कोशिश की कि उसकी पहचान क्लियर ना हो पाए, उसकी लाश के बारे में किसी को पता न चले, तो इसीलिए उन्होंने लाश के सिर पर भारी पत्थर दे मारे, बोल्डर जैसी चीज़ें दे मारी, जिससे उसका सिर जो है बिल्कुल खराब हो जाए, कुछ कुचल जाए। और ऐसा करने के बाद उन्होंने फिर उस डेड बॉडी को उसी अर्धनिर्मित मकान के सीवर टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन लगा दिया। उनको पूरा यकीन था कि लाश वहीं सड़ गल जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। काफ़ी हद तक वो अपने इस इरादे में कामयाब भी रहे, क्योंकि तकरीबन हफ्ते भर का वक्त गुजर गया इस घटना को अंजाम देने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे वक्त गुजरा, लाश सड़ने लगी और मजदूरों को जब इस बात की भनक मिली, तो मजदूरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर जाकर इस केस का खुलासा हुआ। पुलिस अब देवर, जेठ, देवर तो अभी तक पकड़ में नहीं आया है ननकू, लेकिन जेठ और बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि एक महिला जो खुद उन्हीं के घर की इज्जत थी, उनके घर की बहू थी, देवर ने, जेठ ने मिलकर या पूरे ससुराल वालों ने मिलकर उस महिला की हत्या क्यों कर दी? वो भी तब जब वो महिला अपने मायके में थी, घर से बुलाकर अगवा करके, और वो भी तब जब उसका पति यहाँ भारत में है ही नहीं। तो इसके पीछे की कहानी जब पुलिस ने पता लगाई, तो पुलिस को ये पता चला
कि उसका पति जो सऊदी अरब में रहता है, उसे इस बात का शक था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, अफ़ेयर में है। और इस बात को लेकर उस महिला के साथ उसके पति की अक्सर मोबाइल फ़ोन पर ही नोक-झोंक हुआ करती थी, लड़ाई-झगड़े हुआ करते थे। तकरीबन 20-25 रोज़ पहले सऊदी अरब से एक बार जब उसके पति ने इस महिला को फ़ोन किया, तो इस महिला के साथ उसी टॉपिक को लेकर उसकी बड़ी तीखी लड़ाई हुई और उसके बाद गुस्से में इस महिला ने अपना ससुराल छोड़ दिया और आकर अपने मायके में रहने लगी, जो फ़तेहपुर में ही है और मायके में वो रह रही थी। लेकिन इस झगड़े के बाद उसका पति इतना गुस्सा हुआ कि उसके पति ने अपनी पत्नी की हत्या की जघन्य साज़िश रची। उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी पत्नी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी हत्या कर देगा। वो इतना गुस्से में था। फिर उसने इसके लिए अपने कज़न छोटे भाई से बात की ननकू से और ननकू को राज़ी किया कि वो उसकी बीवी की हत्या कर दे। ननकू ने भी भाई के दबाव में कह लें या पैसों के लालच में कहें, इस बात के लिए हामी भर दी और हामी भरने के बाद उसने अपने जानकार कुछ लड़कों को इस साज़िश में शामिल किया। उन्हें 1 लाख रुपए दिए, 3 लाख में सौदा तय हुआ, सुपारी दी गई और फिर इस हत्याकांड को